क्या आप भी नोटिस कर रहे हैं कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस बहुत ज़्यादा फूलता चला जा रहा है, या कमज़ोरी ज़्यादा महसूस हो रही है और ठंड अब कुछ ज़्यादा लगनी स्टार्ट हो गई है? तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, ये आपके सिम्टम्स होते हैं हीमोग्लोबिन के कम होने के, अनीमिया होने के। मतलब आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। तो इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। जो एक मेजर कारण देखने को मिलता है वो है किडनी फेलियर की कंडीशन होना। जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर सारे के सारे ये लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत गर्मी में भी आपको फ़ैन चलाने का मन नहीं करता, एसी के आगे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बट बाहर का टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपना एक बार हीमोग्राम करवाइए, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए कि हीमोग्लोबिन डाउन तो नहीं जा रहा है। तो क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है अनीमिया से, खून की कमी से। और जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं तो किडनी फेलियर में क्यों अनीमिया साथ में देखने को मिलता है, क्यों खून की कमी हो जाती है किडनी फेलियर के पेशेंट में, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे कि खून की कमी क्यों देखने को मिलती है, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। जब भी हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उनकी फंक्शनिंग कम हो गई है, चाहे आपका बीपी बढ़ता था, चाहे आपकी शुगर बढ़ती थी, उसके कारण से किडनीज पे इफेक्ट आया है, या कोई इन्फेक्शन आपकी किडनीज तक ट्रैवल कर गया जिसकी वजह से आपकी किडनीज अब ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। और उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होनी स्टार्ट हो जाती है, पेशाब के रास्ते झाग बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, पेशेंट का वज़न गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन होता चला जाता है। खून की कमी होने के कारण पेशेंट को सांस तक लेने में तकलीफ होती चली जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स क्यों देखने को मिलते हैं, क्यों खून की कमी हो जाती है किडनी की ढंग से ठीक से फंक्शन ना करने पे? जो हमारी किडनीज है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इरिथ्रोपोइटिन। और जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो क्या काम करता है, जो बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, और उसकी मदद से आपकी जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो बढ़ती चली जाती है, रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ता चला जाता है, और ये डिस्ट्रॉय ना होते चले जाए उसको भी ये कंट्रोल करता है। पेशेंट जितना मर्जी आयरन सप्लीमेंट ले ले या अनार चुकंदर का इस्तेमाल कर दे, फिर भी उसका खून नहीं बढ़ पा रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कमी है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की। अब इसको हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, कैसे हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं? बाहर से हमें बॉडी के अंदर लेना पड़ता है सिंथेटिक फॉर्म में, वो आपका इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में आता है। उसकी हेल्प से हम इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, मतलब ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ता चला जाएगा, आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं कमज़ोरी के, सांस फूलने के या थकावट होने के, और जो हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जा रहा है जिसके कारण से आपको ठंड ज़्यादा लग रही है आजकल, वो सारे के सारे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन है, इंजेक्टेबल्स है, वो हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को लेने के लिए। पेशेंट को एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है। इवन आपको चुकंदर खाना या अनार खाना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये हाई इन पोटेशियम होते हैं। अगर पेशेंट का पोटेशियम लेवल इन चेक है, 3.5 से 5 की रेंज के अंदर आ रहा है, वो भी लोअर बॉर्डर की तरफ आ रहा है, तब मैं अपने पेशेंट्स को थोड़ा एक छोटी कटोरी अनार अलाउ करती हूँ। बट वो भी किस तरीके से आपको खाना है, फ्रूट है उसको आप मुंह में चबा लीजिए और उसका जूस अपने अंदर स्वॉलो कर लीजिए, और जो सीड्स हैं उसको बाहर आपको स्पिट करना है। तो पेशेंट पूछता है, मैम क्या हम जूस ही ले लें जब हमें इसी तरीके से अनार को खाना है? बट जूस के लिए हम बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि आप अनार खाओगे तो एक छोटी कटोरी भर अनार खाओगे। जब हम जूस की बात करते हैं तो एक ग्लास भर के पेशेंट जूस जब पिएगा तो उसके अंदर अनार की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी, सीड्स का कंटेंट भी जाएगा, और उसकी वजह से उनका पोटेशियम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जूसेस कभी भी एडवाइस नहीं होते। आप अनार खा सकते हैं, वो भी तब अलाउड होता है अगर आपका पोटेशियम इन चेक है, 3.5 से 5 की रेंज के अंदर है। तो साथ के साथ मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अपने खाने को बहुत ज़्यादा लीच नहीं करना है। लीचिंग प्रोसेस होता है एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाहर निकालने का। छोटे छोटे पीसेस में सब्जियों को कट किया जाता है, गर्म पानी में 1 डेढ़ घंटे के लिए भिगोया जाता है, उस पानी को गिरा के उन सब्जियों को बनाया जाता है।
वो आपको करना होता है सिर्फ हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स के लिए, जैसे आपके हरे पत्तेदार साग सब्जी है, ज़मीन के नीचे लगने वाली आपके भूरे रंग की सब्जियां हैं जैसे आलू है, शकरकंदी है, कचालू है। इनको कहा जाता है कि लीच करके आप खाइए अगर आपका पोटेशियम आपको रेंज में चाहिए है। तो जहाँ पोटेशियम बढ़ा हुआ है वहाँ ये सब्जियां एडवाइज नहीं होती। बट पेशेंट अक्सर गलती क्या करता है, उन्हें लीचिंग प्रोसेस समझ आ गया तो वो हर एक वेजिटेबल जो पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा नहीं भी रखती उसे भी लीच करना स्टार्ट करता है। उसकी वजह से क्या हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो पेशेंट से पूछा जाता है किस तरीके से खाना खा रहे हो, तो पेशेंट बताता है कि मैं इस तरीके से बहुत लंबे समय तक तरीके को फॉलो किया है, लीचिंग प्रोसेस को फॉलो कर किया है। तो वहाँ पर हमें रिपोर्ट्स में क्या देखने को मिलता है, उसका हीमोग्लोबिन डाउन होता चला जाता है। तो लीचिंग सिर्फ आप हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स की करेंगे और किसी आइटम को लीच नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी कमी तैयार हो जाती है मिनरल्स और विटामिन्स की। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप बाकी वेजिटेबल्स को लीच नहीं करेंगे। कभी कभार पेशेंट क्या कर रहा होता है, जब उन्हें परहेज बताए जाते हैं तो उनके घर वाले उनसे एक्स्ट्रा परहेज करवा रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आप कुछ कुछ मसाले खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हींग हो गया, जीरा हो गया, प्याज, लहसुन, अदरक हो गया, या आपका नमक है, हल्दी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कुकिंग में कम ऑयल में इसका छौंक लगाते हुए। तो घर वाले क्या करते हैं, पेशेंट को जल्दी आराम आ जाए इसलिए एक्स्ट्रा परहेज करवाते हैं। हर सब्जी को उबाल के सिर्फ नमक हल्दी डालकर दिया जाता है। पेशेंट वहाँ पे खाना खाना छोड़ देता है, उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है, खाना सामने आते उसे लगता है कि मुझे नहीं खाना है। तो हम पेशेंट से हमेशा यही सवाल करते हैं, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे भूख नहीं लग रही, तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है, आपको खाना देखकर खाना खाने का मन नहीं करता या पेट से भूख महसूस नहीं होती है? तो पेशेंट्स क्या बोलते हैं, मैम पेट में तो महसूस होती है बट जब सामने खाना आता है तो देख के ही मन नहीं करता। खाने को इतना पैलेटेबल रखना है, लिमिट में हमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है, बट जो स्पाइसेस अलाउड है एटलीस्ट उनको डालिए पेशेंट के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म परहेज होता है। पेशेंट इतना परहेज हर रोज़ नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, आप भी नहीं कर सकते। तो हमें इस तरीके से खाना देना है कि पेशेंट के लिए वो एडिबल रहे, पैलेटेबल रहे, वो खा सके, उसे उल्टी जैसा मन ना बने और खाना डाइजेस्ट होता रहे। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप इस तरीके का खाना बनाइए कि जिसको आप लॉन्ग टर्म खा सके। आपको जो भी खाना आप डेली बेसिस में खा रहे हैं वो बदल बदल के खाइए, एक सी सब्जी नहीं। पेशेंट को बता दिया जाता है घिया, तोरई, पेठा, परवल ये खा सकता है, तो कभी कभार क्या करते हैं, रोज ही घिया बन रहा है, 2-3 मील्स में यही चल रहा है, तो आप डेली उसको चेंज कीजिए। डेली एक सा खाना नहीं खाना है। एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने में। बट मैं मानती हूँ कि किडनी फेलियर के पेशेंट में बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट बहुत सी चीज़ें अलाउड भी हैं। इसको इन डिटेल समझने के लिए हमारी बहुत सी वीडियोस हैं डाइट से रिलेटेड, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपकी क्वेरीज हैं अगर डाइट रिलेटेड तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि आपका हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिकवरी में। क्योंकि जितना रोल आपकी मेडिसिन का है उतना ही रोल आपका परहेज का है और हेल्दी डाइट का है, तो आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और हम अगर खून की कमी नहीं चाहते अपनी बॉडी के अंदर तो इन सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं साथ में, वो भी आपको लेने होते हैं। इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, एडवाइस किए जाते हैं, वो भी आपको साथ में लेना होता है। तभी जाके आपका हीमोग्लोबिन कहीं जाकर बढ़ना स्टार्ट होता है, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन बढ़ाना बहुत आसान नहीं है। बट अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिपोर्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, बेटर होते चले जाती है आपकी कंडीशन। जो सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ था, बॉडी में बहुत पेलनेस आ रही है, आपके नेल्स आप देख रहे हो बहुत सफ़ेद होते चले जा रहे हैं, पेल लग रहा है चेहरा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा सा भी चलने पे सांस फूलने लगता है, ठंड ज़्यादा लगती है, ये सारे के सारे लक्षण कम होते चले जाते हैं, सॉल्व होते चले जाते हैं अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अवेयर करेगी, एजुकेट करेगी और हेल्प करेगी समझने में कि हीमोग्लोबिन डाउन क्यों होता है किडनी फेलियर के पेशेंट में और कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। आप पर्सनली मुझसे मिलना चाहते हैं तो क्लिनिक आकर आप विजिट कर सकते हैं, और आपकी कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं या अभी फ्रेशली करवाई हैं तो उनको व्हाट्सएप
द्वारा शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको गाइड करेगी कि आगे आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं या दिक्कत क्या आ रही है, मेजर रूट कॉज क्या है आपकी बीमारी के पीछे। हम सारी चीज़ों को समझते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।